हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। आज हमारी 10वीं की गणित की क्लास है। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा था, जिसमें हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम डिस्कस कर लिया था और उसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 और उसमें कौन कौन से टॉपिक है जो आज डिस्कस करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत परिमेय। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्तक तथा एलसीएम लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना। तो आज ये दो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अंकगणित की आधारभूत परिमेय क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें लिखा है प्रत्येक भाज्य, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। मतलब यहाँ पे बात हो रही है भाज्य संख्याओं और अभाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास भाज्य संख्या होंगी उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं। अभाज्य संख्या है वह संख्या जो सिर्फ एक और अपने से भाग हो, वह संख्या जो सिर्फ अपने से और एक से भाग हो। जैसे दो का टेबल है, दो का टेबल सिर्फ अपने टेबल में आता है और वन की टेबल में, मतलब वो दो से भाग हो जाएगा और वन से भाग हो जाएगा। फिर आप तीन की बात करते हो, जो तीन है वो तीन अपने टेबल में आएगा और एक की टेबल में आएगा। आप पांच की बात करते हो, पांच सिर्फ अपने टेबल में आएगा और एक के टेबल में आएगा। तो वो संख्या जो सिर्फ अपने टेबल से भागो और किसी संख्या से भागना हो और वन से भागो, अपने से और वन से, वो संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या। तो मैंने यहाँ पे 1 से लेके 100 के बीच में लिखा हुआ है। वैसे उससे ज्यादा भी अभाज्य संख्या होती है, मैंने 1 से लेके 100 तक संख्या लिखी है जिससे पता लग जाए कि अभाज्य संख्या क्या क्या होती है। तो देखो मैंने इसमें एक नहीं लिखा, अब एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि एक अपने से भाग होती है बस। तो यहाँ पे बात हो रही है अपने से भी और एक से भी। एक खाली अपने से भाग होता है तो उसमें दूसरा संख्या कोई है ही नहीं, तो कम से कम दो संख्या होगी, एक तो वो खुद और एक वन। तो खुद तो वन तो खुद हो गया, उसके अलावा कोई है ही नहीं, तो इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं होती। तो अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बात करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम बात करेंगे तो सबसे अभाज्य होगी दो होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, दो है। फिर दो, फिर तीन है, फिर 5, 7, 11। तो ये सारी क्या है, अभाज्य संख्या जो सिर्फ अपनी टेबल में आती है और किसी के टेबल में नहीं आती। तो ये होती है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं होती, मतलब इनको छोड़कर, इन संख्याओं को छोड़कर सारी क्या होती है, भाज्य होती है। तो वह संख्या जो अभाज्य नहीं होती उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखो एक अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं है, तो एक इन दोनों में नहीं आएगा, ठीक है ना। एक अभाज्य है ना ही भाज्य है। तो दो तो भाज्य है, दो तो अभाज्य है, तीन अभाज्य है, तो 4 ले लेंगे तो 4, फिर 5 हटा दो 6, 7 हटा दो 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ पे आ जाएगा, 13 वहां पे है तो 14 यहाँ पे आएगा, 15, 16, 17 वहां पे है, 18, 19 हटा दो 20, 21, 22, ठीक है, 23 वहां पे है तो 24 यहाँ पे आएगा, फिर 25, 26, 27, 28, 29 हटा दो यहाँ से, तो कितने हो गए इसमें 30। तो ऐसे चलेगा। तो अब एक चीज देखो, मैं एक चीज सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर 1 से लेके 100 के बीच में 25 संख्या अभाज्य है, कितनी 25 संख्या अभाज्य है, तो 100 में से 25 घटा दो तो बचे 75, और 75 में से एक संख्या और हटाओगे, क्यों, वन भी तो हटाओगे, क्यों वन भी तो काउंट नहीं होगी। तो अगर आप 100 में से 25 घटा दोगे 75 और 75 में घटा दो 74, तो हम कह सकते हैं कि 1 से 100 के बीच में कितने संख्या भाज्य होती है, 74 होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको इस अंकगणित के आधारभूत परिमेय क्या कह रही है। वो ये कह रही है कि जितनी भी भाज्य संख्या होगी, ये भाज्य संख्या, अगर आप इसका गुणनफल करो, गुणनखंड करो, तो वो हमेशा क्या होंगी, अभाज्य संख्या के रूप में होंगी। किसके रूप में होगी, अभाज्य संख्या के रूप में होगी। जैसे देखते हैं, आप एग्जांपल देखो, अगर आप 4 का गुणनखंड करोगे तो 2 × 2 आएगा, जो कि दोनों में दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर आप 6 का गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा, 2 × 3 आएगा, ठीक है। मैं कोई बड़ी संख्या लेता हूं, मैंने ले लिया 15 का गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा, 3 × 5, ये दोनों के दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। मैंने ले लिया भाई 30 के गुणनखंड करोगे
2 गुना में 5, 2 गुना में 3 गुना में 5, 2 गुना में 3 गुना में 5। तो ये देखो ना, ये संख्या जितनी भी आ रही है सारी क्या आ रही है, एक अभाज्य संख्या आ रही है। क्या आ रही है, एक अभाज्य संख्या। तो इसमें इस परिमेय में यही बात की गई है कि जितनी भी भाज्य संख्या होंगी उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। और इनका जो क्रम के बिना, मतलब क्रम के बिना मतलब इनको अगर आगे पीछे लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप 5 into 3 लिखो या 3 into 5 लिखो, गुणनखंड तो वही रहेगा, 15 ही रहेगा। इसको अब 2 यहाँ लिखा है, 3 यहाँ लिखा है, 5 लिखा है, अगर मैं इसको आगे पीछे करूँ तो भी मल्टीप्लाई करके वही आएगा। तो ये अद्वितीय होंगे। अद्वितीय मतलब इनके अलावा इसके और कोई गुणनखंड नहीं होंगे। तो ये थी अंकगणित के आधारभूत परिमेय। तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप इन क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है। और भाज्य संख्या क्या होती है, इनको हटा दो तो सारी क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। और जब इनके गुणनखंड करोगे तो उनके गुणनखंड में हमेशा यही आएंगे, हमेशा ये संख्या आएगी इसके गुणनखंड में। वो कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, वो कितनी बड़ी भाज्य संख्या क्यों ना हो, उसके गुणनखंड करोगे तो हमेशा क्या आएगी, एक अभाज्य संख्या। और रिपीट हो सकती है, रिपीट जरूरी कि अलग अलग आए, रिपीट हो सकती है। जैसे 2 2 2 आ गया, ठीक है, 3 3 3 आ रहा है, तो ये हो सकता है आपका। तो ये थी अंकगणित की आधारभूत परिमेय। अब इसके आधार पे ये भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है अभाज्य गुणनखंड, मतलब ये जो गुणनखंड करे हैं आपने इसी को तो बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो ये बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक, एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। तो अगर दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए आएगा तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया एग्जाम में कि 250 तथा आप कह लो 30 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड मतलब ऐसे करने हैं। तो जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो यहाँ पे वर्ड भी क्या आ रहा है, अभाज्य। तो आपको गुणनखंड करने के लिए बस यही टेबल यूज करनी है, यही नंबर यूज होंगे, इनके अलावा कोई नंबर यूज नहीं करना गुणनखंड में। मतलब जैसे कि पहला 2 से देखोगे, भाई इवन है तो 2 से हो जाएगा, फिर 3 से देखोगे, फिर 5 से देखोगे, अगर नहीं हो रहा तो उनसे, तो आपको बस वही संख्या यूज करनी है। तो देखो इसके एंड में 0 है तो ये 2 से हो जाएगा। इसको पहले तो कैसे होगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 यहाँ पे आ गया, 2 पंजे 10। अब इसके लास्ट में 5 है तो 5 से करो, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 1 5। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड ये। और देखो सारी अभाज्य संख्या आएंगी। 30 का गुणनखंड करो 2, पहले 15 आएगा, फिर 3 से करोगे, फिर 5 से करोगे। तो अगर आपको इसका एचसीएफ निकालना है तो पहले इनके गुणनखंड लिख लो। तो गुणनखंड क्या है, 2 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 5। और आपने 30 का करोगे, 30 का क्या आएगा, 2 गुना में 3 गुना में 5। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में हो, जैसे कि 2 दोनों में है, ठीक है, और ये 5 भी दोनों में है, तो ये क्या हो गया एचसीएफ। इसका एक, इसमें से एक ले लो और इसमें से भी एक नंबर ले लो, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 10। तो ये 10 जो है एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा नंबर, जो बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जिससे ये दोनों भाग हो जाए। तो 10 की टेबल में ये भी कट जाएगा, 10 की टेबल से ये भी कट जाएगा, तो ये हो गया एचसीएफ। अब जब एलसीएम निकालोगे तो देखो एलसीएम मैं इसी से निकाल दूंगा। मैं अब वो मेथड नहीं करूंगा कि आप पहले ऐसे करते थे 250 और 30 को एक साथ लिख के ऐसे करते थे। हम एलसीएम अब ऐसे नहीं निकालेंगे, हम इसी से निकाल लेंगे। देखो एलसीएम में क्या करना है, आपको क्या देखना है, इसमें सबसे बड़ी पावर देखनी है, मतलब जितने भी गुणनखंड आए हैं सबसे बड़ी पावर देखनी है, वो दोनों में देखनी है। अगर वो दोनों में किसी एक में है तो तब भी ले लेना है उसमें, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 2 कितनी बार है, एक बार, और यहाँ 2 कितनी बार है, एक बार, तो हाईएस्ट कितना है, एक ही बार है। यहाँ 5 कितनी बार है, 1 2 3 बार, 5 कितनी बार है, 1 2 3 बार। तो इसमें क्या करोगे, 5 को 3 बार ले लोगे, क्योंकि नीचे तो 5 एक ही बार है, यहाँ 5 एक बार है, यहाँ 5 3 बार। तो सबसे बड़ा कौन, ये है एलसीएम। यहाँ पे 3 देखो, यहाँ 3 है और यहाँ पे 3 है नहीं, तो सबसे बड़ा यही है, तो सबसे बड़ा इसे ले लेंगे। तो अब आप इसे सोल्व करोगे तो 2 और ये हो गया 125 और ये हो गया 3, तो इसको से मल्टीप्लाई करोगे 250 और 250 को 3 से करोगे कितना आएगा 750। तो ये किसका हो गया, ये इसका हो गया एलसीएम। तो इस तरह से दो संख्याओं को आप क्या निकाल सकते हो, एचसीएफ और एलसीएम। किस मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो क्या करना है, सबसे पहले जो भी संख्या होगी उसके करो अभाज्य गुणनखंड और इसके लिए अभाज्य गुणनखंड। एचसीएफ में जो भी कॉमन है, दोनों में कॉमन है, वो लेके मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम ध्यान रखना, एलसीएम आप ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। तो क्या करना है, इनके गुणनखंड में जो संख्या दोनों में सबसे ज्यादा बार हो उसे ले लो।
दोनों में हो ये जरूरी नहीं है, एक में भी होगा तो ले लेंगे। यहाँ पे 2 एक बार है, यहाँ पे भी एक बार, तो सबसे बड़ा एक बार है तो 2 एक बार ले लेंगे। यहाँ 5 कितनी बार है, 3 बार है, यहाँ एक बार है तो 5 3 बार से ज्यादा है तो इसे ले लो। यहाँ 3 एक बार है, यहाँ 3 है नहीं तो 3 एक बार से ज्यादा बार है तो ये ले लो, गुना मल्टीप्लाई करो वो आंसर आ जाएगा। तो ये था एचसीएफ और एलसीएम निकालना किस मेथड से, अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम में एक संबंध होता है दो संख्या के केस में, कि अगर दो संख्याएं दी हैं तो उसका एचसीएफ एलसीएम निकालो और संबंध की जांच करो। तो अब आगे वो करते हैं। चलिए अब देखते हैं दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है। ठीक है, यहाँ लिखा है मैंने दो संख्याएं ए और बी तथा उनके एचसीएफ और एलसीएम में संबंध। तो कभी भी एग्जाम में अगर दो नंबर पर बात हो रही है ए और बी पर और उनके एचसीएफ एलसीएम, तो यहाँ पे सीधे से एक संबंध होता है सीधा कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब अगर आप इन दोनों को गुना करोगे तो वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के इक्वल आएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि a इंटू बी, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। चलिए देखते हैं इस पे आए हुए क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो देखो यहाँ लिखा है संख्या 150 और 60 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे, जैसे अभी हमने निकाला था अभाज्य गुणनखंड द्वारा, तथा इसकी जांच कीजिए कि a इंटू बी बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 150 के गुणनखंड करोगे, 150 के गुणनखंड पहले 2 की टेबल से करोगे तो ये 7 पे जाएगा, फिर ये 5, फिर ये 3 की टेबल से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर ये 5 की टेबल से, फिर ये 5 की टेबल से, और इसको करोगे 60 को सीधे 2 की टेबल से करोगे तो 30 पे जाएगा, फिर 2 की टेबल से करोगे 15 पे जाएगा, फिर 3 की टेबल से करोगे 5 पे जाएगा, फिर 5 की टेबल से करोगे 1 पे जाएगा। तो भाई 150 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5, और आपके 60 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5। तो पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कितना है इसमें, जो कॉमन होगा, तो 2 कॉमन है दोनों में, और हमारा 5 कॉमन है, और हमारा 3 कॉमन है। तो कॉमन क्या आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, तो ये हो गया 30। ये एचसीएफ है। और एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या करा था भाई, एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ये बताया था कि जो दोनों में गुणनखंड में सबसे ज्यादा बार आएगा उसको लेंगे। तो देखो यहाँ 2 एक बार है, यहाँ 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 2 बार लोगे, 2 को 2 बार लोगे। ठीक है, यहाँ 3 एक बार है, यहाँ भी 3 एक बार है, तो एक बार ही सबसे ज्यादा है तो ये ले लोगे। यहाँ 5 एक बार है, यहाँ 5 2 बार है, 5 को 2 बार ले लो। यहाँ 5 कितनी बार लोगे, 5 को 2 बार। ठीक है, तो अब करते हैं। तो देखो गुणा कर, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 3, और ये हो गया 25, और 25 को अगर 4 से करोगे तो 25 चौक 100 होते हैं, 100 को 3 से करोगे 300। तो ये आ गया एचसीएफ और एलसीएम किसका, 150 और 60 का। अब संबंध जांचते हैं। तो हमें क्या चेक करना है कि a इंटू बी बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम होना चाहिए। ठीक है, तो a कितना था आपका 15, और यहाँ 60 था, और ये 30, और ये आपका 300। तो देखो 15 का टेबल अगर 6 तक पढ़ोगे, 15 6 90 होते हैं, और 1 2 0, तो 2 0 9000 हो गया, 3 3 9 और 3 0, देखो 9000 इक्वल टू 9000 आ गया, बिल्कुल सही है। तो ऐसे दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध है कि एचसीएफ एलसीएम जो होता है वो उसके a इंटू बी के इक्वल होता है। तो ये संबंध पे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक तो क्वेश्चन आएगा जैसे ये आया, सीधा क्वेश्चन आएगा कि दो संख्याओं का एचसीएफ निकालो एलसीएम निकालो संबंध की जांच करो, और एक क्वेश्चन आएगा आपको इस तरह से कि वो क्या कहेगा कि यदि 96 और 404 का क्या एचसीएफ, अच्छा इसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अगर इस स्टेटमेंट में भी लिखे कि 96 और 404 का एचसीएफ 4 है तो वो वैसे भी दे सकता है, नहीं तो वो एक शॉर्टकट में लिखेगा। शॉर्टकट में क्या लिखा उसने, एचसीएफ 96 और 404 का एचसीएफ कितना है, 4 है, तो एलसीएम 96 और 404 याद कीजिए। तो 96 और 404 क्या है भाई, ये आपके ए और बी है, जैसे ये ए और बी थे ना ऐसे लिखा हुआ है, तो इसमें आपको बस शॉर्टकट दिया हुआ है। तो अगर जब इसे हल करोगे तो सबसे पहले आप लिखोगे भाई ए क्या है, ए 96 है, आप लिखोगे बी क्या, आप बी लिखोगे 404 है, आप लिखोगे एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है आपका 4, एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम यही तो पता करना है। अब याद रखना गुणनखंड विधि मत लगाना भी इसमें, अब तो संबंध से हो जाएगा आपका ना, क्योंकि तीन दी चीज दे रखी है और संबंध क्या होता है कि a गुना में b बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो a कितना है 96 और b कितना है 404, और ये कितना है आपका एचसीएफ 4 है, और आपका एलसीएम निकालना है। तो अब ये गुना में तो भाग में जाएगा, तो इसको पहले गुना मत करना, पहले गुना कर दोगे तो टाइम लगेगा आपको, और भाग करो 4 से तो एलसीएम। तो अगर आप इसको से काट दो 101, अब 96 को भाई 1 से करोगे तो 96 आएगा,
और फिर 96 को 1 से करोगे फिर 96 आएगा, तो एलसीएम कितना आ गया 9696। ठीक है, तो ये क्या था, ये था आपका एलसीएम निकालना किस मेथड से, जिसमें संबंध दिया हो। तो दो क्वेश्चनों पे एग्जाम में, दो क्वेश्चनों के केस में याद रखना, दो क्वेश्चनों के केस में क्या होगा कि जब दो नंबर दिए हुए हैं तो आपको क्या करना है, एचसीएफ एलसीएम अगर निकालने के लिए बोलो तो खाली एचसीएफ एचसीएफ निकाल देना, बट जब बोलोगे संबंध निकालो तो संबंध में आपको ये करके आना होगा a इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ एलसीएम। और अगर वो अलग अलग से क्वेश्चन देगा तो ऐसे देगा कि दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है एलसीएम निकालो, या एलसीएम दिया हुआ है एचसीएफ निकालो, या एचसीएफ एलसीएम दे रखे हैं कोई एक संख्या गायब होगी, दोनों में से ए और बी गायब होगा, तो ये संबंध लगा देना, जो पता होगा तो हमें 4 में से 3 से पता होंगी उनको रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया टॉपिक कंप्लीट, संबंध वाले टॉपिक खत्म हो गए, दो क्वेश्चन वाले, दो मतलब दो नंबरों वाले टॉपिक खत्म हो गए। अब हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड से, क्या निकालना है एचसीएफ एलसीएम, बट कितनी संख्या होगा 1 2 3। अगर हमें 3 संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकालना है गुणनखंड विधि से तो यही मेथड है, इसी मेथड से करेंगे, बट इसमें संबंध नहीं आएगा, 3 संख्याओं पे संबंध नहीं आता, संख्या दो संख्याओं पे संबंध आता है, 3 संख्याओं पे सिर्फ खाली एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए आएगा। तो देखो जब आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो भाई 20 के गुणनखंड 10 5 1, फिर 45 के करोगे 9 3 3, फिर इसको 60 के करोगे और 2 से करोगे 30, फिर 3 से करोगे 10, फिर 2 से कर दो, फिर 5 और फिर 5। अच्छा मैं ऊपर नीचे नंबर यूज कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब उसे लिखोगे तो अरेंज कर देना, मतलब जैसे 2 2 5 कर दिया इसको मैंने, ठीक है, मैंने इसको 45 लिखा था, इसको मैंने पहले 3 3 लिख लिया फिर 5 लिख दिया, अरेंज कर सकते हो बाद में, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको टेबल पहले आ जाए उस टेबल से कर दो। ठीक है, 60 करोगे तो 2 2 2 2 और फिर 3 और फिर 5। तो हमें इसमें देखना भाई एचसीएफ क्या होगा, इसमें एचसीएफ क्या होगा, तो देखो यहाँ पर एचसीएफ सब में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 5, 5 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, तो एचसीएफ इसका 5 ही है। और जब इसका एलसीएम निकालोगे तो तीनों में जो सबसे बड़ी पावर है, देखो यहाँ 2 2 बार है, यहाँ 2 है ही नहीं, यहाँ 2 2 बार, तो 2 2 बार सबसे ज्यादा बार है, यहाँ 3 2 बार है, यहाँ 3 1 बार है और इसमें है ही नहीं, तो 3 2 बार सबसे ज्यादा बार है, यहाँ 5 सब में एक ही बार है, 5 एक बार है, तो 5 ही ले लो बस। तो कितना होगा ये 4 9 और 5, अभी हो गया 20, मतलब मैंने 4 बजे 20 कर दिया और 9 9 दूनी 18, 180 एलसीएम आ गया। तो इस तरह से आप 3 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड द्वारा। अभाज्य गुणनखंड मतलब जिसमें खाली अभाज्य संख्या यूज होती हो। आज हमने सीखा कि अंकगणित की आधारभूत परिमेय क्या होती है, उसमें भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, ये अंकगणित की आधारभूत परिमेय कहती है। दूसरा हमने सीखा दो संख्याओं जब दी होंगी, जब दो संख्याएं दी होंगी तो उनके एचसीएफ और एलसीएम के साथ क्या संबंध होगा, उन दोनों का गुणनखंड उन दोनों के गुणनखंड के इक्वल होगा। इसमें हमने एक क्वेश्चन करके देखा जिसमें सीधे सीधा पूछा जाए संबंध निकालो, और एक में आपको कुछ चीजें मिसिंग थी उनको संबंध से निकालकर संबंध लगाकर हल करना था, और एक हमने 3 संख्याओं वाले जिसमें 3 संख्या दी होगी उसमें एचसीएफ एलसीएम निकालना था। अब आप क्या करोगे, आप जाके 1.2 एक्सरसाइज में अब अटेम्प्ट करोगे, उसके क्वेश्चन करोगे, आपसे सारे हो जाएंगे, बस लास्ट के एक दो क्वेश्चन छोड़ देना, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने जितना करा है आई होप आपको आज ये क्लियर हुआ होगा। आप अपनी कॉपी में लिखिए और प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा। आप साथ में उनके जो एनसीईआरटी की बुक है उनका उदाहरण भी देख सकते हैं, उदाहरण देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो और अगर आपने अभी तक 1.1 एक्सरसाइज की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, तो आप वहां जाके आप फर्स्ट एक्सरसाइज भी जाके कर सकते हैं। ठीक है, और आपका जो सिलेबस था मैंने वो भी बनाया था, तो आपने अगर वो भी नहीं देखा तो आप सिलेबस भी जाके अपना देख सकते हैं। ठीक है, तो आप घर पे ऐसी प्रैक्टिस करते रहें, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।